गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये दूसरा टॉपिक है जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देखना है हमें, कौन कौन सी ऐसी एज ग्रुप्स हैं जिनमें ये ज़्यादा होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, इनके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको अक्कर करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे उनकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स को, कौन कौन से हमें साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलेंगे जिस एज ग्रुप के जो चाइल्ड्स होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ये डिसऑर्डर हो जाता है, तो उन कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से हम पता कर सकें कि ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इनको हुआ है। अगर ये चारों चीज़ें हमें पता हो गई तो हम तीसरी चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनका जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगर ये डिसऑर्डर हो गया है तो इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू ट्रीट दिस डिसऑर्डर, और उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस डिसऑर्डर को विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हमारा। तो सबसे पहले हमें दिखना होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें, इंट्रोडक्शन में हमें देखना होता है ऐसी कौन कौन सी एज ग्रुप्स होती हैं जिनमें ये हो जाता है। तो एज ग्रुप के बारे में हमें पता करना है तो हम मोस्टली इन जो चाइल्डहुड एज होती है, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, चाइल्डहुड और एडोलसेंस की जो एज होती है उनमें ये डिसऑर्डर ज़्यादा हो जाता है। तो ये ऐसा डिसऑर्डर है एक जिनमें हमारा कम्युनिकेशन डेफिसिट हो जाएगा, और यहाँ जो किसी चिल्ड्रन को होगा तो उसकी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ होती है वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगी, मीन्स वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव एंड रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लग जाएगा। रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, इसका जो मोस्ट कॉमन साइन है याद रखना, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़, रिपीटेटिव एक्टिविटीज, इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है कम्युनिकेशन डेफिसिट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी क्या डेफिनेशन बनाई गई, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम देखें इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें एक मैंने पहले बताया आपको, इसमें कम्युनिकेशन डेफिसिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने लगेगा। तो ये क्या है, एक हेट्रोजिनस सिंड्रोम्स होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, क्लस्टर होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ हेट्रोजिनस सिंड्रोम्स दैट इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ डेफिसिट इन कम्युनिकेशन एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज़। ठीक है, ये इसकी जो डेफिनेशन होती है, आपको लिख के दिखाता हूँ, लिख के फिर उसका रिवाइज करेंगे डेफिनेशन का। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इज ए ग्रुप ऑफ heterogeneous syndrome that include a wide range of communication and perform रिपीटेटिव एक्टिविटीज। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डेफिनेशन हमें देखनी है। तो
ASD क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है इसका, एक हेटेरोजेनस सिंड्रोम्स का ग्रुप होता है, ठीक है। हेटेरोजेनस सिंड्रोम्स का ग्रुप होता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डेफिसिट हो जाता है, मींस डिक्रीज हो जाता है कम्युनिकेशन का लेवल, एक वाइड रेंज तक जो कम्युनिकेशन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हो कम्युनिकेशन का जो लेवल होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और कुछ रिपीटेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। अब वो रिपीटेटिव एक्टिविटीज कौन सी होती है उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो पूरा देखना। तो इसमें आप क्या समझ आ रहा है, इस डेफिनेशन में आप समझने की कोशिश करना। इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें अलग अलग सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है। एक हेट्रोजिनस सिंड्रोम्स का एक ग्रुप होता है जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिसिट हो जाएगा, एक वाइड रेंज तक जो कम्युनिकेशन होगा वो डेफिसिट हो जाएगा। याद रखना, बहुत कम्युनिकेशन, जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होगा वो भी डेफिसिट हो जाएगा, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा वो भी डेफिसिट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या आएगी इसमें, रिपीटेटिव एक्टिविटीज एंड रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। ये इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा, रिपीटेटिव एक्टिविटीज। आप याद रखना इसको। इसमें एक और हमें एक कंडीशन देखने को मिलती है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो इन ऑटिज्म, ऑटिज्म के अंदर क्या होता है, इन ऑटिज्म चाइल्ड इज लॉस्ट इन हिज इमेजिनेटरी वर्ल्ड। एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेगा, अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेगा और उसी में खोया रहता है। ये एक और कंडीशन हम देख सकते हैं। सॉरी, मैंने इसको थोड़ा सा रब कर दिया, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, कम्युनिकेशन एंड तो हम एक चीज और देख सकते हैं इन ऑटिज्म, ऑटिज्म के अंदर क्या होगा, एक जो चाइल्ड होगा, छोटा जो बच्चा होगा या फिर एडल्सेंस की जो एज का जो चिल्ड्रन होगा, उसमें क्या होगा, वो एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेगा, ठीक है। तो वो एक फैंटेसी या फिर कोई अपनी लग्जरी या फिर कोई इमेजिनेटरी कुछ भी इमेजिन कर लेगा और उसी में खोया रहता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ऑटिज्म the child is lost in his imaginary world that is internally created by him। ठीक है, तो हम क्या देखने को मिलेगा, जो चाइल्ड होगा उसमें क्या होगा, इन ऑटिज्म द चाइल्ड इज लॉस्ट, वो खो जाता है अपनी एक अलग ही दुनिया में, एक इमेजिनेटरी वर्ल्ड। आप देख सकते हो इमेजिनेटरी वर्ल्ड, इमेजिनेटरी का मतलब होता है वो कुछ भी ऐसी कल्पना करेगा और अपनी एक दुनिया बना लेगा, उसी में खोया रहता है, ठीक है। जो क्या होगा, उसी के द्वारा बनाया होगा, इंटरनली क्रिएटेड बाय हिम, उसी के द्वारा बनाया होगा। इसमें हम, आप दोबारा से देखना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD, इसको बोलते हैं हम ASD। और इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ये मोस्ट कॉमनली जो एडोलसेंस की जो एज होती है या फिर जो चाइल्डहुड होता है उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने देखा इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमें देखने को होता है ASD इज ए ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनस सिंड्रोम्स दैट इंक्लूड्स डेफिसिट अ वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन एंड परफॉर्म रिपीटेटिव एक्टिविटीज। रिपीटेटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा और उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और इन ऑटिज्म the child is lost in his imaginative world that is internally created by him। वो एक अपनी अलग ही दुनिया बना लेगा और उसी में खोया रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखना होगा इसकी जो क्लिनिकल जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं या फिर क्लिनिकल नहीं, सबसे पहले हम देखेंगे इसके जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो हम उनके बारे में बात करें तो कोई भी जेनेटिक हो सकता है, क्रोमोसोमल कोई एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कोई पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन की कंडीशन हो सकती है, तो हम उनको देखते हैं। इंट्रोडक्शन देखा हमने, डेफिनेशन देखी हमने, तो तीसरी चीज हमारी आती है इसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स।
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के आप क्या समझते हो? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जो वर्ड लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो आप समझना, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, अकर हो रहा है हमारी बॉडी में, वो यहाँ पर इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक कोई भी मींस जेनेटिक कोज हो सकता है, एएसडी होने का कोई जेनेटिक कोज हो सकता है। ठीक है, मीन्स उनको मतलब जेनेटिकली कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर उनको हुआ है, या फिर उनके जो पेरेंट्स से पेरेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिनमें पेरेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है ऐसा, या फिर हम देख सकते हैं एक अलग ही और कोई न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो सकता है। अब न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन से आप क्या समझते हो? कोई भी न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हम देखें तो न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन कोई नर्व का डिफेक्ट हो सकता है, नर्व का डिफेक्ट होगा तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऐसे यहाँ पे चेंजेस हो गए, बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो गए, कुछ ऐसे जिनकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। अगर हम देखें तो एक पेरीनेटल फैक्टर्स भी हो सकता है। पेरीनेटल फैक्टर्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ऐसे मतलब हम देखें जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है। ऐसे भी हम लिख सकते हैं पेरीनेटल फैक्टर्स। पेरीनेटल फैक्टर्स हम देख सकते हैं, पेरीनेटल फैक्टर्स। तो अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी जो न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होगी जिनकी वजह से हो सकता है, तो हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में ऐसे कौन कौन सी जो चेंजेस होगी जिनकी वजह से हो सकता है। तो हम पहली बात हम देखेंगे चेंजेस इन मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर, या फिर हमारी जो मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर है उनमें कोई चेंजेस हुआ है, या फिर जो टोटल ब्लड वॉल्यूम, टोटल जो ब्रेन वॉल्यूम है उनमें कुछ ऐसी चेंजेस हुआ है जिनकी वजह से ही हो सकता है एनलार्ज टोटल ब्रेन वॉल्यूम, जो टोटल ब्रेन वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो गया है या फिर एनलार्जमेंट हो गया है उसका, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एनलार्ज एनलार्जमेंट ऑफ टोटल ब्रेन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो सकता है एनलार्जमेंट ऑफ टोटल ब्रेन वॉल्यूम। और दूसरी हमने चीज देखी अबनॉर्मलिटी इन मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर, जो हमारी जो ब्रेन की जो मेजर स्ट्रक्चर है उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाएगी जिसकी वजह से ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है, दैट कैन लीड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। abnormality in major brain structure। ठीक है, तो हमने पढ़ा जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में हमने देखा एनलार्जमेंट ऑफ टोटल ब्रेन वॉल्यूम, जो टोटल ब्रेन वॉल्यूम होता है उसका एनलार्जमेंट हो जाने की वजह से एएसडी हो सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और दूसरी चीज़ हमने देखी एबनॉर्मलिटी इन मेजर ब्रेन जो स्ट्रक्चर होगी, जो ब्रेन की जो मेजर स्ट्रक्चर होगी उनमें कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाएगी जिस कंडीशन में हमें ये देखने को मिल सकता है एबनॉर्मलिटी इन मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर। तो तीसरा हमने जो फैक्टर पढ़ा वो पेरीनेटल फैक्टर्स होंगे। अगर हम बात करें ये पेरीनेटल फैक्टर्स, अभी ये पेरीनेटल फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो इनके बारे में हम देखें तो कोई भी जो मैटरनल इन्फेक्शन होता है, मैटरनल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद हमें देखने को मिलेगा जो एडवांस एज होती है, पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है फिर भी वो बेबी को कंसीव कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। कोई भी फीटल माल न्यूट्रिशन होगा उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है ये फीटल, और ABO एंड RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से ये हो सकता है। तो हमें देखा जो एडवांस एज ऑफ पेरेंट्स
पहली तो ये हो गई, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसे मैटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, एडवांस एज हो सकता है, पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है फिर भी वो बेबी को कंसीव कर रहे हैं, तो उनकी जो बच्चे होंगे, उनके जो बेबीज होंगे उनमें ASD हमें देखने को मिल सकता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिर हमने एक चीज़ और पढ़ी, ABO एंड RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ये वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो सकता है। तो हमने पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं वो पढ़ा हमने। जेनेटिक कोज हो सकते हैं, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, कोई उनके जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक प्रॉब्लम मीन्स उनके जो माता पिता है उनसे उनको ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर गिफ्ट में मिला हो, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इम्प्लीकेशन में आप देख सकते हो कोई भी एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, टोटल जो ब्रेन वॉल्यूम होगी उसका एनलार्जमेंट हो जाएगा। फिर हमने देखा एबनॉर्मलिटी इन मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर, एबनॉर्मलिटी इन मेजर एबनॉर्मलिटी इन मेजर ब्रेन स्ट्रक्चर इसमें हो सकता है। तो दूसरी चीज़ हमने देखी एडवांस एज ऑफ पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है तो भी ये हो सकता है। मैटरनल इन्फेक्शन, कोई भी उनको किसी बैक्टीरियल वायरल कोई भी इन्फेक्शन होगा तो उनको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ABO एंड RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में हम अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो यही होगा, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हुई तो ये इतनी चीज़ें देखी। तो अब ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया है मान लो ये, तो हमें ऐसे कौन कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हमें पता लगेगी भाई ये ASD है। जो चाइल्ड होंगे वो उनमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये जो ASD से सफ़र कर रहा है। ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, तो हम सिम्टम्स को डिस्कस करते हुए हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऐसी कौन कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होगी जिनकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि जो ये बच्चे हैं ये सफ़र कर रहे हैं ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। तो हमें देखना होगा सबसे पहले इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन इसमें डिक्रीज हो जाए, कम्युनिकेशन डेफिसिट हो जाएगा। एक वाइड रेंज होती है, वाइड रेंज तक जो कम्युनिकेशन होगा वो इसमें डेफिसिट हो जाएगा। तो हम इसमें जो पहली चीज़ देखेंगे वो होती है सोशल इंटरेक्शन। आप सोशल इंटरेक्शन का मतलब समझते हैं, सोशल इंटरेक्शन उनका बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अपने इंडिफरेंस करेंगे, अपने जो टुवर्ड्स दी पेरेंट्स से इंडिफरेंस करेंगे, या फिर उनके जो कोई भी मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं हमारे, मान लो क्या हमारे कोई घर में जो रिलेटिव्स आते हैं, कोई बुआ आती है, फूफा जी आते हैं, मामा आते हैं, तो हम कितना एक्साइटेड हो जाते हैं। बट जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं उनमें कोई भी एक्साइटमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। उनको कोई अटेंशन देने की कोशिश करेगा तो वो एकदम से उनको नेग्लेक्ट करेंगे, उनको अनदेखा कर देंगे, ठीक है, उनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, वो स्ट्रेंज बिहेवियर करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहले इम्पेयर्ड IPR। इसका जो हम लिखते हैं इम्पेयर्ड IPR जो होगा वो बिल्कुल भी होगा ही नहीं, मतलब एकदम से लो लेवल होगा। IPR इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होगा वो एकदम से लो लेवल होगा, या फिर मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे IPR को, कैसे बात करनी है, कैसे हमें अपना रिलेशनशिप इनके साथ बनाना है। तो दूसरी चीज़ हम देखें इंडिफरेंस टुवर्ड्स द पेरेंट्स।
इंडिफरेंस टुवर्ड्स द पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को डिफरेंस नहीं कर पाएंगे या फिर उनको अटेंशन नहीं देंगे। डू नॉट, तीसरी चीज हम देखते हैं, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर्स, मतलब उनको कोई अटेंशन देने की कोशिश करेगा, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। और नो एक्साइटमेंट इज शॉन व्हेन पेरेंट्स एंड या फिर रिलेटिव्स उनको उनके घर आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो उनका कोई भी एक्साइटमेंट शो नहीं करेगा बिल्कुल भी। उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा वो बिल्कुल ही लो लेवल का होगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो हम ऐसे, ये जो उसका जो दूसरी चीज हमने पढ़ी, उनका जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन भी एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। ये कम्युनिकेशन के क्या होगा, उनका जो वर्बल एंड नॉन वर्बल जो बहुत कम्युनिकेशन स्किल्स आर अफेक्टेड हियर। तो हम पहली चीज लिख सकते हैं नो क्लियर कम्युनिकेशन। ठीक है, नो क्लियर कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन बात नहीं कर पाएंगे अपना। दूसरा चीज हम देखें तो इसमें हम देखते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ कम्युनिकेशन स्किल्स आर अफेक्टेड। वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता वो बिल्कुल भी दोनों ही मतलब अफेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और तीसरी चीज हम देख देख सकते हैं, और अगर उनका जो कम्युनिकेशन ही अच्छे से नहीं कर पा रहे, एक चीज हम आप ध्यान में देखना, हम किसी से बात करते हैं, किसी से साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो कितने रिलेट करते हैं सिचुएशन के साथ, बट इनके जो फेशियल रिलेशनशिप जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। मीन्स जो फेशियल एक्सप्रेशन आर नॉट रिलीवेंट, हम लिख सकते हैं यहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन आर नॉट रिलीवेंट, ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं। बट आप एक चीज ध्यान में रखना, जो कुछ ऐसी कंडीशंस हम देख ही सकते हैं, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हमने पढ़ा, इसमें कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनमें कोई भी जो चाइल्ड होगा वो उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। वो स्पेशल एबिलिटीज कौन सी हो सकती है, वो स्पेशल एबिलिटीज हो सकती है फ्लुएंट रीडिंग। आप उनको कुछ बुक दोगे पढ़ने के लिए, वो तुरंत पढ़ डालेंगे उसको, बिकॉज उनकी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज, मैंने आपको पहले बताया रिपीटेटिव एक्टिविटीज होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपके समझ में आया। क्लिनिकल फाइंडिंग्स, इम्पेयर्ड आईपीआर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होगा वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। उसके बाद हम देखें इंडिफरेंस टुवर्ड्स द पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएगा, डू नॉट रेस्पॉन्ड टू अदर, उनको कोई अटेंशन देने की कोशिश करेगा तो वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होगा वो बिल्कुल भी लो लेवल होगा। हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, हम कितने एक्साइट होते हैं, खाना लाएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ लाएंगे, खाएंगे, खिलौने लाएंगे। ठीक है, और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो लो क्लियर, जो नो क्लियर कम्युनिकेशन, बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कम्युनिकेशन, क्या कह रहे हैं, कहना चाहते क्या है, कुछ समझ नहीं आएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो बोल के कहेंगे वो भी नहीं समझ में आएगा, और जो इशारों में कहेंगे वो भी बिल्कुल नहीं समझ आएगा। ठीक है, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होंगे वो बिल्कुल भी रिलेट नहीं करेंगे सिचुएशन के साथ। ठीक है, उसके बाद हम देखें रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज होगी तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है,
रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज में आप देख सकते हो वो एक ही एक्टिविटी को बार 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 रिपीट करते रहेंगे। बट जैसे स्पिनिंग, स्पिन, अपने हाथ को स्पिन करते रहेंगे, उनको कुछ पेन ही नहीं होगा, पेन फील ही नहीं होगा, हाथ को स्पिन करते रहते हैं और रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट रिपीट अगेन रिपीटेटिव मोड में उसको स्पिन करते रहेंगे। ठीक है, दूसरी हम चीज देखें हैंड रिंगिंग, ये कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। या फिर कुछ बहुत ज़्यादा सीवियर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो गया है उनमें, तो हमें सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर देखने को मिल सकता है। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर होगा वो कैसा हो सकता है, सेल्फ बाइटिंग, सेल्फ बाइटिंग्स हो सकती है, अपने आप को काट लेंगे। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेगी, स्पिन करता रहेगा, हैंड को रिंगिंग करता रहेगा और कुछ भी मतलब सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर करेगा, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अपने आप को काटने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। तो ये जो हमारे होंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स या क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस देखेंगे। ठीक है, इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, हमें कौन कौन सी ऐसी टेस्ट से हमारे करवाने होंगे, कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन करवाने होंगे जिनकी वजह से हम पता कर सकें कि ये जो कंडीशन है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की है। तो ऐसी कौन कौन सी, आप बताओ मेरे को, आप क्या हो, आप एक प्रोफेशनल नर्स होंगी और उस किसी जो चाइल्ड आया है आपके सामने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, तो आप ऐसी कौन कौन सी आपके दिमाग में ऐसी बातें आएंगी जो आप यहाँ पे करना चाहोगे। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन, बिकॉज मैंने अपने आपकी जो पहली क्लास हुई थी उसमें बताया जो साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे परफॉर्म करना होता है। यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका जो अब कोई भी जो कंडीशन हो सकती है वो जेनेटिक हो सकती है। अब जेनेटिक होगी तो हमें ब्लड टेस्ट भी करना होगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट करेंगे, ईईजी करेंगे। ये आप जो आपकी पूरी साइकाट्रिक्स में ये जो डायग्नोसिस होते हैं लगभग लगभग सेम से ही रहते हैं। ईईजी करेंगे, आप सीटी स्कैन करेंगे उसका, एमआरआई करवाएंगे। ये कंडीशन हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप क्या करोगे, डायग्नोसिस आप कर रहे हो, मान लो आप बताओ आप डायग्नोसिस कर रहे हो तो क्या करोगे, आप फिजिकल हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, साइकाट्रिक जो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, ईसीजी करवाए ईईजी करवाएंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। ये सब हमें टेस्ट करवाने होते हैं जिनकी वजह से हम पता कर सके कि जो ये डिसऑर्डर है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद हमें इसका जो साइको फार्माकोलॉजिकल जो मैनेजमेंट होता है, साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वो करना होता है। तो हम साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट होगा उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। अब जो ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है वो ड्रग्स हमें देनी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका जो साइको फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
साइकोफार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, हम दो टाइप्स की उनको ड्रग्स दे सकते हैं। वो ड्रग्स कौन सी होंगी? सबसे पहले हम लेंगे उनको एरिपिप्राजोल, याद रखना ड्रग्स एरिपिप्राजोल, रेस्पेरिडोन, ये दोनों ड्रग्स हम उनको दे सकते हैं, एरिपिप्राजोल और रेस्पेरिडोन। ठीक है, ये उसका जो साइकोफार्माकोलॉजिकल। अब एक बात बताओ मेरे को, आप ये ड्रग्स क्यों देंगे? बिकॉज उनकी जो रिपीटेटिव एक्टिविटीज होती है उनको डिक्रीज करने के लिए हम उनको एरिपिप्राजोल और रेस्पेरिडोन ये दोनों ड्रग्स देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसका हमारे काम की चीज़ होती है वो नर्सिंग मैनेजमेंट। हम उसमें ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिनकी वजह से वो ट्रीट हो जाए, उनका जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो ट्रीट हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप ऐसी कौन कौन सी उनको थेरेपीज आप दे सकते हो, ऐसी कौन कौन सी उनको ट्रेनिंग दे सकते हो जिनकी वजह से ये जो उनकी डिजीज कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रीट हो सके। तो आप पहली चीज याद रखना, उनको जो स्किल ट्रेनिंग होती है, स्किल ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। स्किल ट्रेनिंग ठीक है। अब स्किल ट्रेनिंग में कौन कौन सी होगी? जैसे अलग अलग सोशल इंटरेक्शन की ट्रेनिंग होती है, वो दे सकते हैं। उनका जो सोशल स्माइल, एक चीज याद रखना, उनका जो सोशल स्माइल होता है वो बिल्कुल से लो लेवल होता है, एब्सेंट होता है। तो उनको सोशल स्माइल की ट्रेनिंग दे सकते हैं, या फिर कोई लाफिंग मोमेंट होगा वहाँ पे उनको एंजॉय करने की स्किल्स दे सकते हैं, कैसे उस जो मोमेंट होता है मोमेंट को कैसे एंजॉय करना है। या फिर उसको हम दे सकते हैं कम्युनिकेशन या स्पीच थेरेपी दे सकते हैं उनको, स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी में उनको बताना होता है कि हाउ टू टॉक, बातें कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन करना होता है, ये सब हमें बताना होता है, हाउ टू मेंटेन कम्युनिकेशन। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। और उनको हम एक री इन्फोर्समेंट जो थेरेपी होती है, याद रखना री इन्फोर्समेंट जो थेरेपी होती है वो देनी होती है। वो देनी होती है। तो और जो 5 नंबर पे हम देख सकते हैं उनको ग्रुप थेरेपी दे सकते हो आप, उनको प्ले थेरेपी दे सकते हो आप, फैमिली थेरेपी दे सकते हो आप। ठीक है, ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखा, हम क्या ऐसा कर सकते हैं, उनकी जो स्किल ट्रेनिंग होगी, जो उनकी सोशल स्किल ट्रेनिंग होगी उनमें इम्प्रूवमेंट कराने के लिए उनको सोशल स्किल ट्रेनिंग देंगे। स्पीच थेरेपी हम दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी में उनको बताना होता है हमें बातें कैसे करनी होती है, हम कैसे जो अपना कम्युनिकेशन होता है उसमें बिल्डअप करना होता है, या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना होता है, हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद रीइंफोर्समेंट थेरेपी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनमें रीइंफोर्स करना होता है उनको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, ग्रुप थेरेपी आप दे सकते हो, प्ले थेरेपी दे सकते हो, जो फैमिली थेरेपी होती है फैमिली थेरेपी भी आप दे सकते हो उनको। एक चीज़ याद रखना, म्यूजिक थेरेपी होती है एक, म्यूजिक थेरेपी देनी होती है इफ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत है तो दीजिए आप। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा ये चाइल्डहुड में होता है, एडोलसेंस की जो एज होती है उनमें होता है। उसके बाद आपने डेफिनेशन पढ़ी इसकी, कैसे उनका कम्युनिकेशन डेफिसिट हो जाएगा, वो रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उनका एक जो
वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे, इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट कर लेंगे, उसी में खोए रहते हैं, ठीक है। उसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं? मैटरनल फैक्टर्स हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा अब्यूज ड्रग्स की कंडीशन में तो नहीं होगा। और उनके बाद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उनका जो सोशल स्माइल होती है बिल्कुल एब्सेंट होती है, उनका जो कम्युनिकेशन लेवल होता है वो बिल्कुल लो होता है। ऐसी ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलेगा। फिर डायग्नोसिस हम करेंगे, तो डायग्नोसिस में हमें करना होता है ईजी करेंगे, उनका जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा वो करेंगे, साइकाट्रिक हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, एमआरआई करवाएंगे, उनका सीटी स्कैन करवाएंगे। ये सब सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। उनका जो नर्सिंग मैनेजमेंट हमने पढ़ा, नर्सिंग मैनेजमेंट में एएसडी का जो स्किल ट्रेनिंग करनी होती है, स्किल ट्रेनिंग के बाद उनको जो स्पीच थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी देनी होती है। हाउ टू मेंटेन कम्युनिकेशन, उनको जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम। उसके बाद रीइंफोर्समेंट जो थेरेपी होती है, रीइंफोर्समेंट थेरेपी हमें देनी होती है। उनके बाद प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी आप दे सकते हो, म्यूजिक थेरेपी दे सकते हैं इफ़ नीडेड, अगर उनको ज़रूरत है तो आप दे सकते हो। ये हमारा जो टॉपिक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।